हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और आरक्षक की अभी एग्जाम होने वाले हैं। उसी पर आधारित ये पांचवा पार्ट है एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें कि मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरल नॉलेज के हैं और उसकी ये 20 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इसका ये पांचवा पार्ट में लेके आया हूँ। और ये वो सभी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि पिछले कांस्टेबल और जेल प्रहरी के एग्जाम में आ चुके हैं पिछली शिफ्ट में। ये 2016 का ये पेपर है जिसमें कि ये 20 क्वेश्चंस मैंने उससे लिए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशन के साथ में इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और लगातार आप सारी वीडियोस देख पाएंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं लगातार मध्य प्रदेश पीईवी और एमपीपीएससी के कंटेंट के अकॉर्डिंगली वीडियोस बना रहा हूँ। उनकी सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप वो सारे कोर्स के मटेरियल, कोर्स सिलेबस आप प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये जेल प्रहरी और आरक्षक के लिए स्पेसिफिक बनाई गई एमसीक्यू सीरीज का पांचवा भाग। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे? तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है इसमें, ठीक है ना, कालिदास, तुलसीदास, कबीर या फिर कुमार व्यास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालिदास। कालिदास ने ये सारे के सारे जितने भी नाटक हैं, सुप्रसिद्ध नाटक लिखे। और कालिदास किस एरा के थे? ये थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश के नवरत्नों में से एक थे। और गुप्त वंश 6th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, ठीक है ना, बीच में ये गुप्त वंश बहुत ही ज्यादा फला फूला और इस समय पूरे भारत पर इसका साम्राज्य था, पूरा शासन किया इसने। और गुप्त वंश के ही जो समुद्रगुप्त, ठीक है ना, राजा थे, समुद्र गुप्त राजा, इन्होंने पूरे के पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और जो गुप्त वंश थे, वंश की स्थापना जो की थी, ठीक है ना, वो की थी कांडव वंश को के गद्दी को हटाने के बाद। जो कांडव वंश था, ठीक है ना, कांडव वंश, ठीक है ना, उसको उस वंश की समाप्ति के बाद में समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश आया था। तो इसका जो आंसर सही है वो है कालिदास, जो कि समुद्रगुप्त, ठीक है ना, गुप्त वंश के नवरत्नों में से एक थे। और गुप्त वंश के किस राजा के दरबार में थे ये? उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये नवरत्नों में से एक थे। और उज्जैन में ये जो उज्जैन राजधानी बनाई थी जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उस समय वहां पर ये नवरत्नों में उनके दरबार में ये रहते थे। और कालिदास जी का जो जन्म था, जन्म स्थान, वो उज्जैन ही था। तो कालिदास ने ही ये सारे के सारे प्रसिद्ध नाटक की रचना की है। और ये जितने भी शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम है, ये शुंग वंश के थे, ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है। ये शुंग वंश के थे। और शुंग वंश की जितने भी वो थे किरदार, उनके ऊपर ये पूरी की पूरी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाली नूरजहां किसकी किस्म है? यानी कि कौन से फल की किस्म है, इसमें बताना है आपको। ये ऑप्शन है आपके सामने, संतरा, सेब, आम और अंगूर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है आम। आम इज द करेक्ट आंसर। आम की ये किस्म है जिसका नाम है नूरजहां। और ये केवल अलीराजपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में है, ठीक है ना, वहां पर स्थित है। और वहां पर ये नूरजहां किस्म का आम की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी जो कि अशोकनगर में है, वो कौन कौन सी सीमाओं को बांटता है? ये ऑप्शन है आपके सामने, मालवा बुंदेलखंड, ग्वालियर और मालवा, उज्जैन और सांची, और बुंदेलखंड और सांची। तो इसमें से जो सही उत्तर है
वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मालवा और बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ मालवा बुंदेलखंड है जहाँ पे कि ये चंदेरी इन दोनों की सीमाओं को बांटता है, यानी कि अगर इसके मध्य भारत का ऊपर का जो पश्चिमी क्षेत्र ले लिया जाए, ठीक है ना, तो चंदेरी अगर इस तरीके से बॉर्डर बना लिया जाए तो चंदेरी के ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है ना, बुंदेलखंड बुंदेलखंड कहलाता है, और नीचे का जो क्षेत्र है वो मालवा कहलाता है। और जो चंदेरी है ये अशोकनगर में है, इसको आपको याद रखना, ये अशोकनगर में है, और अशोकनगर में ही चंदेरी का किला है, और चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा कीर्तिपाल ने। और कौन सी सदी में? 11वीं 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में राजा कीर्तिपाल या फिर नरेश कीर्तिपाल बोलते थे उस समय, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये इसका सही उत्तर है मालवा और बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान जो लिखा गया उसमें 8वीं जो अनुसूची बनाई गई है वो भाषाओं के लिए बनाई गई है, तो कितनी भाषाएं उसमें संकलित की गई हैं, शामिल की गई हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड नंबर 22, 22 इज द करेक्ट आंसर। और ये संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? इसमें टोटल जो अनुसूची है वो है 12 अनुसूची हैं संविधान में। तो उसकी ये जो 8वीं अनुसूची है उसमें है ये भाषाओं के बारे में जानकारी दी है, और टोटल अभी फिलहाल 22 भाषाएं हैं। और जब संविधान लिखा गया था उस समय इसमें कुल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। जो 14 भाषाएं हैं, ठीक है ना, उनको शामिल किया गया था। बाद में इनको बढ़ाकर, ठीक है ना, इनको 22 किया गया, ठीक है ना। लगातार इसमें अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट के बाद में इसमें भाषाओं को जो मान्यता मिली वो 22 भाषाओं को इसमें मान्यता मिली, ठीक है ना। तो ये टोटल कितनी अनुसूची है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा जो बांध है वो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, इंदिरा सागर बांध, महेश्वरी पनबिजली बांध, सरदार सरोवर बांध, या फिर कोयना विद्युत परियोजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है इसमें बताना है अपने को कि कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है इनमें से। तो इसका जो सही उत्तर अगर देखा जाए तो वो है कोयना विद्युत परियोजना। ये वाला जो बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। बाकी की जितने भी बांध इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर पनबिजली बांध और सरदार सरोवर बांध, ये तीनों बांध जो हैं ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध जो है ये जो है खंडवा में है, ठीक है ना, खंडवा में पुनासा पुनासा डैम के पास में है। वहीं पे पुनासा डैम बनाया गया है नर्मदा नदी पर, और वहां पर ये इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया। इसी तरीके से महेश्वर पनबिजली बांध जो है ये खरगोन में है, ठीक है ना, खरगोन में, ठीक है ना। महेश्वर जो जलप्रपात है उसके पास में है ये खरगोन में, और खंडवा से लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो खरगोन है ये पश्चिम, ठीक है ना, पश्चिमी निर्माण कहलाता है, ये पश्चिमी निर्माण। और इसी तरीके से जो खंडवा है ये पूर्वी निर्माण कहलाता है। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में बनाया गया है, ठीक है ना, गुजरात में अभी हाल में, ठीक है ना, पूरी की पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है ना, सेकंड सेकंड सबसे बड़ा ग्रेविटी ये डैम है, जो कि अभी हाल ही में बनाया गया है, और अभी हाल ही में ये कंप्लीट हुआ है। योजना बहुत पहले से लागू थी 1947 में। सरदार पटेल जी ने इसको मूर्त रूप देने की कोशिश की थी, इसका इसका शिलान्यास किया था, लेकिन ये अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और ये गुजरात में स्थित है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है कोयना विद्युत परियोजना। तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन, आयथा खंबा और ब्रिजमठ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, खजुराहो, हत्या, रोना, या फिर ग्यारसपुर, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपके सामने, आपको बताना है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर इज द करेक्ट आंसर। ग्यारसपुर में है ये कौन सा, आथा खंबा कंबा और ब्रिज मठ मंदिर, और ग्यारसपुर ये विदिशा विदिशा जो जिला है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आने वाली ये तहसील है ग्यारसपुर, और उसमें ये स्थित है। तो इस तरीके से आपको ये
ऑप्शन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, रजवाड़ा महल। रजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन या फिर रतलाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर, और इंदौर में है ये रजवाड़ा महल, जो कि करीब 200 वर्ष पहले, ठीक है ना, 200 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम इस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। असम की कौन सी नृत्य शैली है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है? ये ऑप्शन है आपके सामने, गरबा, झूमर, बिहू या फिर डांडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहू। बिहू इज द करेक्ट आंसर। और ये बिहू जो डांस है, ये असम में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल के टाइम पे ये पूरा का पूरा बिहू डांस किया जाता है। और ये जो डांस है ये वहाँ की पुरुष और महिलाएं, ठीक है ना, जेंट्स एंड लेडीज दोनों मिलकर ही इस डांस को करते हैं। और बहुत ही ज्यादा फुर्तीला डांस है ये, काफी तीव्र गति से ये धीमे धीमे, पहले स्टार्टिंग स्लो होती है फिर बाद में ये तीव्र गति ले लेता है। और इसमें वहाँ के जो पारंपरिक वेशभूषा है, ठीक है ना, जो कपड़े हैं उन परिधान को पहनकर, ठीक है ना, उन कपड़ों को पहनकर ही ये बिहू नृत्य किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, आसाम का ये है ये बिहू नृत्य शैली। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या है ये? ठीक है, इनकी प्रसिद्धि है वो किस चीज में थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक, एक कौन थे ये, इसमें से बताना है आपको। ये ऑप्शन है आपके सामने, लेखक थे, ठीक है ना, चित्रकार थे, वास्तुकार थे या फिर कार्टून कार थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्टून कार थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एक कार्टून बनाने वाले एक प्रसिद्ध चित्रकार थे ये। और इनका जो पूरा नाम था वो था राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, ठीक है ना। आर के लक्ष्मण इनका जो नाम पड़ा, ठीक है ना, वो उसका जो फुल फॉर्म है वो है राशीपुरम पुरम कृष्ण स्वामी, KRISHN, कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, ठीक है ना। ये इसका इनका फुल फॉर्म पूरा नाम था आर के लक्ष्मण। जो आर का नाम, आर से राशिपुरम और के फॉर कृष्ण स्वामी, तो राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण इनका पूरा नाम था। और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया 1951 में, 1951 से इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ये कार्टून बनाना चालू किए थे। और इसका जो नाम दिया था वो लिखा था यू सेड इट, यू सैड इट के नाम से ये एक कॉलम निकलता था। उस कॉलम ये लिखना चालू किए थे। और आर के लक्ष्मण को वो सारे पुरस्कार मिल चुके थे जो भारत के पॉपुलर प्राइजेस में थे, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रमन मैग्सेसे जैसे सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और पिछले एग्जाम से ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। 2016 का ये पेपर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ और उसको मैंने लिया है। तो यही क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध था, किसके साथ संबंध था? न्यायिक सुधार, चुनाव सुधार, केंद्र राज्य के संबंधों से या फिर वित्तीय सुधारों से। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है केंद्र और राज्यों के संबंधों से। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये सरकारिया आयोग जो पूर्व न्यायमूर्ति थे, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे राजेंद्र सिंह सरकारिया, उनके नाम पर ये आयोग बनाया गया था। और ये आयोग का गठन हुआ था 1983 में, जो कि राज्य और केंद्र के संबंधों को सुधारने के लिए और उनमें संतुलन, उनकी जो शक्ति है उनको संतुलित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और ये था पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं उनके नाम पर ये रखा गया था, जिनका नाम पूरा नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था?
ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो गुलाम आया था वो किसके साथ में आया था? तो वो आया था मोहम्मद गौरी के समय में। मोहम्मद गौरी, जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन का जो दूसरा युद्ध था, तराइन का जो सेकेंड वॉर हुई थी, ठीक है ना, उसमें मोहम्मद गौरी ने हराया था। क्योंकि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और वो कब हुआ था? वो हुआ था 1191 में, ठीक है ना। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था, और जो पहला था ये, और दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। तो 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उसको कैद में कर लिया था। और उन्हीं उसी के साथ में आया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। पर बाद में ये मोहम्मद गौरी के बाद में, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी इसमें आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं ये सब दिल्ली सल्तनत के ही सुल्तान रहे हैं, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक रहा हो, बलबन, चाहे वो रजिया सुल्तान रही हो। तो ऑल दीज आर फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। प्लेलिस्ट से जाके आप पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप देखा जाए तो ये मिडिवल हिस्ट्री का है ये, और वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर दिल्ली सल्तनत का वीडियो पूरा देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में कितने प्रधानमंत्रियों ने जन्म लिया? जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं उसमें से कितने प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने के बाद में जन्म लिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ठीक है ना। ये ऑप्शन है आपके सामने, 1, 2, 3 प्रधानमंत्री, 6 या फिर 1। तो इसका जो सही उत्तर वो कौन सा है? इसका सही उत्तर तो वो है, अलग अलग से मैं बताना चाहूंगा आपको इसमें, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक। एक ही प्रधानमंत्री है जिसका जन्म हुआ था स्वतंत्र भारत में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, गिर वन किस राज्य में है? जो गिर वन है, गिर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं अगर आपने सभी नेशनल पार्क के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में ही है ये गिर वन या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, वो गुजरात में स्थित है। और इसी में एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो एशिया की जो बब्बर शेर है, लॉयन, लॉयन के लिए अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेशनल पार्क है तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और इसी से मध्य प्रदेश में भी जो पालपुर, पालपुर कूनो जो सेंचुरी थी, उसी में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसको, ठीक है ना, पालपुर कूनो नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान उद्यान भी बोलते हैं इसको हिंदी में, नेशनल पार्क बनाया गया है। तो उसी में अभी मध्य प्रदेश में गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाटिक बब्बर लाने की चर्चा हो रही है, और वहां से शिफ्ट किए जा रहे हैं कुछ बब्बर शेर को पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भी। और ये कहाँ पर है? ये है श्योपुर में। श्योपुर जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ, चंबल संभाग में आता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन है आपके सामने, असम, मेघालय, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है ए, आसाम। आसाम इज द करेक्ट आंसर। आसाम में है मानस जीव अभयारण्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं किया गया? यानी कि कौन सी इमारत है जो कि शाहजहां द्वारा नहीं बनवाई गई है? जो ऑप्शन है आपके सामने, लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद या फिर कुतुब मीनार। तो इसमें से कौन सी जो इमारत है जो कि शाहजहां द्वारा नहीं बनवाई गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है?
अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बता पाएंगे, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में ही पूरी जानकारी है। और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर आपने पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि शाहजहाँ और अन्य जो मिडिवल हिस्ट्री के मुगल शासक रहे उन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के जितने भी एम्परर रहे, शासक रहे, उनके बारे में भी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियोस बना के रखे हैं मिडिवल हिस्ट्री के। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है कुतुब मीनार। ठीक है ना, कुतुब मीनार जो है नहीं बनवाई है किसने? शाहजहां ने। कुतुब मीनार किसने बनवाई है? कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, दिल्ली से जब सल्तनत थी, ठीक है, उस समय की ये इमारत है। और उस समय ही इसको बनवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। और उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और उसने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना। और उसके बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद से, ठीक है ना, कौन? इल्तुतमिश, ठीक है ना, उसने इसका अधूरा काम पूरा करवाया था, क्योंकि उस समय एक कुतुब मीनार बन नहीं पाई थी पूरी, और उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। देन उसके बाद में इनके दामाद गद्दी पर बैठे कुतुबुद्दीन ऐबक के, कौन? इल्तुतमिश, उसने इसका कार्य पूरा करवाया था। तो ये सही आंसर है इसका। दिल्ली सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और बाकी की जो लाल किला है, ताजमहल है और जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ये जो थे, ये जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर के बाद में गद्दी पे बैठे, यानी कि जहांगीर का बेटा था ये शाहजहां। और ये बाद में मुगल शासन इसने संभाला और बाद में ये मुगल गद्दी पर आसीन हुआ था, जिसने कि ये सारी की सारी इमारतें बनवाई थी। लाल किला जो कि कहाँ पर है? ये लाल किला ये दिल्ली में है। ताजमहल ये आगरा में है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी किलों का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। एक लाल किला और है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, वो है आगरा में। इसको रेड फोर्ट बोलते हैं, लेकिन उसका जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दिल्ली का लाल किला है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आइए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के ऐप के थ्रू आप लाइव फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और लाइव फ्री टेस्ट भी अनअकैडमी के द्वारा आप दे सकते हैं। ठीक है ना, लाइव टेस्ट। अच्छा, इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग एट अनअकैडमी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर से। उसके बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा एमपीपीएससी व्यापम, जिससे कि आप व्यापम और एमपीपीएससी की जितनी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास के लिए टू गेट द नोटिफिकेशन टू अटेंड देम। ठीक है ना, तो ये उसका पार्ट है जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में अपनी क्लासेस को। अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी अनअकैडमी आपको देता है, और साथ ही साथ में फ्री लाइव टेस्ट भी देता है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट क्लास जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, उसमें जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चंस के जो भी आपको डाउट लगते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप वहाँ पे सबमिट कर दें तो आपके डाउट वहाँ पे एट द सेम टाइम क्लियर होंगे। साथ ही साथ में आप अटेम्प्ट पोल इन द लाइव चैट में आप अपने पोल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में आप ABCD इस तरीके से लगा के अपने पोल सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय द स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। तो उस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स विद द लाइव फ्री क्लासेस। जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पूरे का पूरा पेपर का एनालिसिस भी देंगे। साथ ही साथ में इसमें आपके मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है, जिसमें कि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी के भी आप मॉक टेस्ट चला सकते हैं। इसमें आप
डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको कि सॉल्व इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है अपना अनअकैडमी। अनअकैडमी में दो फीचर्स हैं, एक तो फ्री क्लासेस हैं और दूसरा है प्लस क्लासेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है आप देख सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस वाला आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके डिफरेंसेस क्या हैं और फ्री क्लासेस में क्या है। फ्री क्लासेस में सिर्फ लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ओकेजनल प्रैक्टिस सेट रहेंगे यहाँ फ्री क्लासेस में, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होंगे। ओकेजनल पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो फ्री क्लासेस है उसमें लिमिटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो कि वहाँ के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अभी साथ में ही इन्होंने चालू किया है अनअकैडमी का वर्चस्व नाम से, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका, ठीक है ना, भाग 1 अक्टूबर 2020 का, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी प्रस्तुत करता है फ्री ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी के लिए इसमें हजारों प्रश्नों का ये पूरा बैंक उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन में ही ये मौजूद होगा ये सारे फीचर्स। अनअकैडमी की जो बेचेस हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 21 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके लगातार स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नवंबर में कोर्सेज चालू होंगे। 3 नवंबर से एमपीएसआई का बैच चालू होगा, इसी तरीके से एमपीपीएससी के बैच चालू होंगे। तो लगातार ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग। और साथ में फ्री भी है, तो आपको जो आपको सूट लगता है उस तरीके से आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन फीस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए। आपको जो ज्वाइन करना है एमपीपीएससी व्यापम्स के ये पूरे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है। आपका फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास में फीस स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है। तो इसमें आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें कोड अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% ऑफ द एडमिशन फीस। तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस कोड को डालेंगे यहाँ पे, तो जो भी आपका कोर्सेस आप चूज करेंगे उसमें आपको 10% का एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में पहले मैचों में शतक बनाने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो कौन है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान या फिर वीरेंद्र सहवाग? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने कि रणजीत, दिलीप और ईरानी ये तीनों ट्रॉफी में सबसे पहले मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इरफान पठान। इरफान पठान ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि तीनों जो ट्रॉफी थी उनमें सबसे पहले मैच में डेब्यू किया था और उसी में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। इन मुगल शासकों में से किसने संगीत को नापसंद किया? यानी कि संगीत उसको नापसंद था पर उस पर पाबंदी भी लगा दी थी। यानी कि संगीत वो पसंद भी नहीं करता था और साथ में उस पे बैन भी लगाया था। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर गेंघिस खान या फिर चंगेज खान होगा ये। तो इसका कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर। औरंगजेब ही था जिसको कि संगीत नापसंद था और उस पर बाद में आके उस पर पाबंदी भी लगा दी थी। उसके शासनकाल में कोई भी संगीत ना बजा सकता था और ना संगीत सुन सकता था, ठीक है। और साथ ही साथ में औरंगजेब के बारे में एक कहानी और बताता हूँ आपको। तो औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा वीणा वादक था। वो बहुत ही अच्छी वीणा बजाता था। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इसका जो सही उत्तर मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। राज्यपाल को इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें ये ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और
गृह मंत्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का परामर्श आवश्यक होता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री इसमें अपनी एडवाइस, अपनी राय देता है, देन उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो कि हर राज्य में अपना एक राज्यपाल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का इसमें इंटरफेरेंस होता है और प्रधानमंत्री अपनी एडवाइस देता है कि किसको राज्यपाल बनाकर भेजना है। उसके बाद में राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। 1930 में 1930 में कौन भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने? यानी कि नोबेल प्राइज भौतिक में, फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल प्राइज एशिया में किसको मिला था 1930 में? अमर्त्य सेन, सलमान रुश्दी, सीवी रमन या फिर वी रामकृष्णन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीवी रमन। सीवी रमन ही एक वैज्ञानिक थे जिनको कि एशिया में, ठीक है ना, पूरे एशिया में 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है 20वां और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति के भीष्म पिता की संज्ञा किसको दी थी? यानी कि भारतीय राजनीति के भीष्म पिता वहां किसको कहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने किसको भीष्म पिता की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है आपके सामने, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राहुल गांधी या फिर स्वयं अपने आप को। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। दिस इज द करेक्ट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी को ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भीष्म पितामह की संज्ञा दी थी। तो ये थे पूरे 20 क्वेश्चन जो कि जेल प्रहरी और कांस्टेबल की एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और शेयर करें इसको अपने सभी ग्रुप्स में, और साथ ही साथ में मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन सभी के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोस देख पाएंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। कमेंट का आपके सारे कमेंट्स का मुझे बेतहाबी से इंतजार रहता है, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उन सभी डाउट्स का क्लेरिफिकेशंस कमेंट्स में ही दूंगा। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा, जो कि जेल प्रहरी और कांस्टेबल के ही जीके सीरीज से रहेगा, और लगातार ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये एग्जाम्स जो कि मध्य प्रदेश के हैं 2020 की जो अभी नोटिफिकेशन निकलने वाला है कांस्टेबल का, और जेल प्रहरी का भी नवंबर में पेपर है, तब तक ये लगातार मैं एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लाता रहूंगा। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।